गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज योग सूत्र के अभी सिर्फ 4 सूत्र बाकी है, तो सोचा है कि आज वो बुक 3 को ख़त्म कर दें, तो फिर नेक्स्ट वीक से और कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। योग सूत्र के हमने 3 चैप्टर, सावरिया जी के जो 3 चैप्टर है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3, तो बुक 3 में आज जो 4 अंतिम सूत्र है वो देख लेते हैं। तो थोड़ा लंबा है तो आज कहानी नहीं लेते हैं, सीधा पढ़ते हैं ताकि 1 घंटे में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो योग सूत्र का रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 293 के ऊपर सूत्र है जिसको हमें आज लेना है। 13, 14, 16 एंड 17, ये 4 सूत्र आज कवर कर लेते हैं। तो रीडिंग करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स whether latent or potent partake of the nature of the 3 gunas। ये सूत्र बुक 4 का है। सावरिया जी की बुक 3 है, पर उसके अंदर बुक 4 का ये सूत्र, मतलब केवल पाठ का सूत्र है, जिसके अंदर त्रिगुणात्मक लाक्षणिकता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो लेटेंट है या पोटेंट है, मतलब व्यक्त है या अव्यक्त है, वो क्या है, और उसका 3 गुण क्या है, त्रिगुण, उसके बारे में सूत्र क्या कहता है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुण आत्मानन। ते व्यक्त सूक्ष्म मतलब समस्त लाक्षणिकताओं व्यक्त स्थिति में और अव्यक्त यानी कि सूक्ष्म स्थिति में होती है। गुण आत्मान मतलब त्रिगुणात्मक लाक्षणिकताओं, उनकी 3 त्रिगुणात्मक लाक्षणिकताएं हैं। तो तावरिया जी का हमने देखा, द कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर लेटेंट और पोटेंट पार्टेक ऑफ द नेचर ऑफ द 3 गुणास। मतलब उसमें कहते हैं कि लाक्षणिकताओं त्रिगुणात्मक होती है, चाहे वो अव्यक्त मतलब सूक्ष्म हो या व्यक्त हो। तो इसके अंदर त्रिगुणात्मक लाक्षणिकता की बात है, मतलब कि जो चित्ती शक्ति जो है, जिसके अंदर 3 गुण छुपे हुए हैं, सत्व रजस तमस, और फिर वही 3 गुण हमारे अंदर भी आते हैं इंडिविजुअल माइंड से, चित्त से। तो तावरिया जी ने पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में ये पूरी कॉस्मोलॉजी में सब समझाया है। और चित्ती शक्ति 3 लोक भूभुव स्व के अंदर किस तरह काम करती है, वो तीनों लोक की सर्जक है, और वो शक्ति स्वयं तप परमात्मा से निकली हुई है, और उसका काम है ब्रह्मांड की रचना करना है। तो चित्ती शक्ति किससे बनी हुई है? चित्ती शक्ति वैसे तो स्वयं शक्ति का पुंज है, पर उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो कोई भी आकार या स्वरूप धारण कर सकती है। मतलब वो शक्ति ऐसी है कि कुछ भी निर्माण कर सकती है, और उसके जो लाक्षणिकता है वो 3 गुण है। मतलब कि 3 गुण का आधार लेके वो कोई भी स्थूल या सूक्ष्म चीज़ को बना सकती है। तो हर चीज़ के अंदर ये 3 गुण पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर ही ये सत्व रजस पड़ा है। हर एक चीज़ जो है वो उसके अंदर ये सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन कोई न कोई रूप में हमेशा होता है। तो ये क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी है चित्ती से तो जब भी किसी चीज़ का सर्जन होता है, वैसे तो चित्ती जो है वो रिदम एंड बैलेंस में होती है, और जब रिदम और बैलेंस में होती है तो वो उसमें कुछ सर्जन नहीं हो सकता।
सर्जन करने के लिए उसको पहले रजोगुण को बढ़ाना पड़ता है। तो चित्ती शक्ति अपने आप में रजोगुण को बढ़ाती है, इसलिए फिर सर्जन का काम चालू होता है। उसके साथ में अवरोध के रूप में तमोगुण आता है। तमोगुण हमेशा जो है वो अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब कोई चीज़ हम एक चालू करते हैं तो उसके अंदर जो ऑब्स्टिकल्स, जो अवरोध आते हैं, वो तमोगुण के कारण। हम कुछ साधना करने के लिए सोचते हैं और साधना करते हैं, थोड़े दिन किया और फिर किसी न किसी तरह अवरोध आ जाता है, चाहे हमारे शरीर और मन से आता है या बाहर की परिस्थितियों से आता है, किसी तरह भी अवरोध आ जाता है। तो ये प्रकृति का लक्षण है और तमोगुण जो है वो उसके कारण ये आता है। तो ये स्वाभाविक है, हर जगह के ऊपर ये अवरोध आता है। आप एक फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं तो फैक्ट्री डालोगे तो बहुत सारे अवरोध उसके अंदर आएंगे। फैक्ट्री चालू हो जाने के बावजूद भी बहुत सारी बाधाएं आएगी। तो अवरोध जो है वो प्रकृति के का ही एक भाग है। पर जब उसके अंदर सत्व गुण फिर आके मिलता है, मतलब रजस, तमस और सत्व तीनों का संगम होता है, तब फिर वो चीज़ निर्माण हो जाती है। तो अवरोध को दूर करने के लिए जरूरी होता है सत्व, तब सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब जब लय करना है, मतलब विसर्जन करने का होता है, तब तमोगुण सबसे बढ़ जाता है और रजोगुण और सत्वगुण उसको सहायक करते हैं। इस तरह सृष्टि में सृजन और लय की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चालू रहती है। ये तो हो गई सृष्टि की बात। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी ये तीनों गुणों की रमत जो है हमेशा चालू रहती है। तो व्यक्ति के जो शरीर, मन, इंद्रिय आदि ये 3 गुणों से बना है। फिजिकल बॉडी जो बना है वो तमोगुण से बना है, मतलब कि स्थूल से, जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा है, पृथ्वी तत्व है, तो वो तमोगुणी है। और दूसरे तत्वों का उसमें मिलावट होती है, पंच महाभूत की भी मिलावट होती है। इस तरह हमारा शरीर, मन, इंद्रिया वगैरह तैयार होता है। और इसी तीनों गुणों को तावरिया जी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, स्वीकार का ढांचा, जो वो भी ये तीनों गुणों से ही बना हुआ होता है। तो 3 गुणों से लाखों प्रकार के संयोजन होते हैं और उसके अंदर से लाखों पैटर्न्स निर्माण होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है, वस्तु हो या व्यक्ति हो, अलग अलग दिखती है। कोई भी 2 व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन किस तरह बना है, इस तरह वो व्यक्ति का शरीर, मन आदि बनेगा। और वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में जिस तरह का सत्व रजस तमस होगा, इस तरह उसका पूरी बॉडी ब्रेन सिस्टम भी उसी बेस के ऊपर बनेगी। तो इसीलिए तावरिया जी कहते हैं कि किस प्रकार की घटना बनेगी, किस प्रकार का अस्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व कैसा होगा, ये सब का आधार जो है वो हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर है, स्वीकार का ढांचा है उसके ऊपर है। और स्ट्रक्चर जो है वो दर एक व्यक्ति का एक आइडेंटिटी जैसा है, वो पहचान पत्र जैसा है। जैसा हमारा आधार कार्ड होता है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एक आधार कार्ड जैसा है। इनर हमारी जो स्थिति है वो बताता है, वो आइडेंटिटी कार्ड जैसा है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो जन्मों जन्मों की जो यात्रा है उसके कारण वो बनता है। और मजबूत हर जन्म में और न और मजबूत होता ही जाता है। उसको तोड़ना या उसको बदलना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी जन्मों तक योगा की प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे धीरे उसको हम बदल सकते हैं। खूब विकास जब होता है तब गुणों की रमत और असंतुलन को हम देख सकते हैं। तो अभी ये जो है हमारे अंदर सत्व रजस तमस चल रहा है, पर उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसकी रमत को जान नहीं सकते, क्योंकि कभी रजस आता है, कभी तमस आता है, कभी सत्व आता है। ये खेल निरंतर चालू रहता है। पर हमारे
हमारी अवेयरनेस इतनी लो है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते। पर जब एडवांस स्थिति के अंदर जब अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, तब फिर इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे ऊपर भी उठ सकते हैं। तो इस सूत्र के में कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान है उसके अंदर ये तीनों गुणों व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में समाविष्ट है। तो चाहे वो भूतकाल हो, भविष्य काल हो, तीनों गुणों जो है वो ये वर्तमान के अंदर ही रहते हैं और ये सब सारी सृष्टि जो है वो गुण स्वरूप है। ठीक है, किसी का म्यूट, कुंदन बेन तुम्हारा म्यूट बंद करो, તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। કુંદનબેન ક્યારનું ચાલુ છે તમારું म्यूट करो, कटकट अवाज आवे છે, नहीं तो मारा અહીંથી બંધ કરી દેવું પડશે। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द यूनिवर्स इज फैब्रिकेटेड आउट ऑफ द थ्री गुणास, क्वालिटीज और potencies of nature. This includes all objects, animate and inanimate, all life and human beings. The fabrication depends on each individual structure of acceptance. Further, what events are to follow and what type of existence is one to have are also naturally dependent on the structure of acceptance. It is the identity card of each individual. As stated previously, even the nebulous patterns forms have all the history imprinted along with the gunas in balance or imbalance. Yuga after yuga come and go. Thousands of births and deaths come and go. But the combination and permutations of gunas work with precision no computer can ever fathom. तो जो यूनिवर्स जो ये फैब्रिकेट हुआ है, बना है, तो पूरा ब्रह्मांड बना है, ये तीन गुणों से बना है, जिसको हम क्वालिटी या पोटेंसी भी कह सकते हैं। और वो एनिमेट या इनएनिमेट फॉर्म में होता है, मतलब जड़ रूप में भी हो सकता है या चेतन रूप में भी हो सकता है। तो हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड है, वो जड़ और चेतन दोनों के रूप में बना हुआ है और ये चित्ती शक्ति से बना हुआ है। जो जीवन है, जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ ये चित्ती शक्ति है और हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये चित्ती शक्ति सब कुछ बनाती है। द फैब्रिकेशन डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये जो किसके ऊपर आधार होता है उसका, कि हमारा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा है, इंडिविजुअल स्वीकार का ढांचा कैसा है, उसके ऊपर ये फैब्रिकेशन, ये जो बनता है शरीर, मन आदि वगैरह, तो ये सारा इसका आधार हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के मुताबिक शरीर बनेगा, शरीर हमारा मन बनेगा, इंद्रिया बनेगी, हमारा लुक जो दिखावा है वो सारी की सारी चीज़, यहाँ तक आपके बाल, नाखून, सबके सब कुछ चीज़ जो है वो ये स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। उसके मुताबिक ही सब कुछ बनेगा। आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा या डिसीज आएंगे, ये भी सारी चीज़ें जो है वो ये स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। और उससे भी आगे जाके फिर अब जब नया जन्म लेते हैं तो कौन से माँ बाप के वहाँ जन्म लेना है, कौन सी जगह पर जन्म लेना है, कौन से देश में लेना है, कब लेना है, तो ये सारी चीज़ें भी ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही आधारित है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस सब कुछ है हमारे लिए और उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारे अंदर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को बदलाव लाना पड़ेगा, मतलब तीन गुणों का जो इम्बैलेंस है उसको कम करते जाना पड़ेगा, सत्वगुण को बढ़ाते जाना पड़ेगा। फर्दर व्हाट इवेंट्स आर टू फॉलो एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस इज वन टू हैव आर ऑल नेचुरली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जो पूरा जो है घटनाएं किस तरह की आएगी हमारे जीवन के अंदर, हमारा पूरा अस्तित्व किस तरह का होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही आधारित है। ये सत्व रजस तमस जो अंदर पड़ा है उसके मुताबिक ही सब कुछ बनने वाला है। अब जीवन के अंदर दुख आता है तो
वो हमारा स्ट्रक्चर के कारण ये आता है। कुछ स्ट्रक्चर के अंदर गड़बड़ी है, इसीलिए जीवन के अंदर दुख आता है। पर हम किसी को और को कोसते हैं, किसी और को ये करते हैं कि, या फिर भगवान को हम दोष देते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया, या उस व्यक्ति ने दिया, उस व्यक्ति ने ये गलती की इसलिए मुझे इतना नुकसान हुआ, इतना दुख हुआ। पर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी है, और ये स्ट्रक्चर ही इवेंट्स को खींच के लाता है। कोई भी चीज़ हम कई बार ग्रह तारा ये प्लेनेट्स वगैरह को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते कि हाँ अभी ये दशा चल रही है इसलिए ऐसा होता है, अभी ऐसा हो गया। पर ये दशा भी जो कुछ है वो सब स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। कोई ग्रह जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल फल नहीं देता है, आपका स्ट्रक्चर जैसा होगा उसके मुताबिक सारी चीज़ें आएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ है और उसको बदलना बहुत जरूरी है। As stated previously, even the nebulous patterns form have all the history imprinted along with the gunas in balance or imbalance। तो हमने लास्ट सूत्र के अंदर देखा था कि ये सृष्टि की रचना हुई उससे पहले ही उसकी एक पैटर्न एक मौजूद थी जिसको नेब्यूलस पैटर्न कहते हैं। मतलब एक प्रकार की एक डिज़ाइन तैयारी थी कि भाई किस तरह की सृष्टि होगी, किस तरह की सृष्टि बनेगी, और वो सृष्टि की एक डिज़ाइन जो थी वो ये भूभुव स्व का रचना उससे पहले ही ये डिज़ाइन तो तैयार थी, और वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ये चिट्टी ने बनाया। चिट्टी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, पर परमात्मा ने जो डिज़ाइन तैयार की थी नेब्यूलस पैटर्न, और नेब्यूलस पैटर्न के अंदर उसको इम्प्रिंट कर दी थी, उसको अंकित कर दी थी। तो सारी सृष्टि जो बनी है वो इस प्रकार ये नेब्यूलस पैटर्न के अंदर जो कुछ था उसके मुताबिक ही है। तो अस्तित्व के अंदर जो हम देखते हैं वो नेब्यूलस पैटर्न के अंदर पड़ा है वही है। इसीलिए लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो अस्तित्व में नहीं दिखता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कि वो नेब्यूलस पैटर्न के अंदर ही वो चीज़ नहीं पड़ी है, इसीलिए वो चीज़ कभी भी अस्तित्व में आ नहीं सकती है। और वो चाहे बैलेंस में हो या इम्बैलेंस में भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और हर एक युग आते जाते हैं, हजारों लाखों हमारे जन्म होते रहते हैं, पर ये जो गुणों का कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन होता है, संयोजन जिसका होता है, वो एकदम प्रिसाइजली काम करता है, उसका एक प्रिसीजन होता है, एक निश्चित रूप में ये चीज़ काम करती है कि दुनिया का कोई कंप्यूटर इस तरह का काम नहीं कर सकता। इस तरह का गहराई कोई दुनिया के कंप्यूटर के अंदर नहीं है। Besides, unless great progress is made, these gunas and their imbalances are not seen nor understood। तो जब तक हम इतना विकास नहीं कर लेते हैं तब तक ये गुणों की का खेल जो चल रहा है उसको हम देख नहीं पाएंगे। कभी सत्व बढ़ा, कभी रजस बढ़ा, कभी तमस। एक इच्छा हुई तो ये इच्छा सत्व के ऊपर आधारित है, रजस के ऊपर आधारित है, तमस के ऊपर आधारित है, वो हमें पता भी नहीं चलता। इच्छा उत्पन्न होती है और उसको हम पूर्ण करने के लिए भागते हैं, ये करना है तो बस उसके पीछे लग जाते हैं। तो इच्छा की ये जो है वो तीन गुणों का जो खेल है, और ये इसको हम देख नहीं सकती है। पर एक जब तक हम ग्रेट प्रोग्रेस कर लेते हैं, बहुत बड़ा विकास कर लेते हैं, तो फिर हम इस इम्बैलेंस को भी समझ सकते हैं और ये गुणों का जो खेल है उसको भी समझ सकते हैं। These are the Maya creative pressure which makes the non-existing appear as true and existing। तो यही गड़बड़ है, ये संसार जो है वो हमें सच्चा दिखता है, जैसे इसका पूरा नित्य अस्तित्व हो इस तरह का दिखता है। उसका कारण है जो माया क्रिएटिव प्रेशर, हमारे जो माया का प्रभाव है। तो माया के कारण जो सच नहीं है वो चीज़ सच देखने को लगती है। आज पैसा हमको सच लगता है, संबंध सच लगते हैं, सारी चीज़ें जो है वो सब इतने सच लगती है, क्योंकि जो ये इसके पीछे जो माया का प्रभाव है उसको हम देख नहीं सकते। पर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ देखो ये माया के कारण हमारे अंदर ये चीज़, ये एक हमारा एक अंदर संसार हमारे अंदर भी एक उत्पन्न हो जाता है। तो ये माया का प्रभाव किस तरह कम किया जाए वो योग के अंदर हमें देखना है।
These are the Maya creative pressure which makes non-existing appear real. Only the inner divine fragment can help one to come out of their hypnotic spell. जो hypnotic spell है, हम हमेशा एक hypnotic condition के अंदर आ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं कोई चीज़, और हर चीज़ हमारे ऊपर एक वशीभूत की तरह काम करती है। एक अच्छी गाड़ी देखते हैं तो हम हिप्नोटिक हो जाते हैं, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं इससे। ऐसा लगता है कि अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा, सुंदर मकान देखते हैं तो ऐसा होता है कि अरे ऐसा मकान मेरे पास भी। तो हर समय हम हिप्नोटिक कंडीशन के अंदर आते हैं। कुछ भी अच्छा देखते हैं कि हिप्नोटिक कंडीशन के, कुछ ज्ञान के बारे में भी, कुछ ज्ञान जरा अच्छा ज्ञान मिल गया तो अंदर एक हिप्नोटिक कंडीशन आ जाती है, ज्ञान के साथ भी हम चिपक जाते हैं। तो हर समय हमारे अंदर एक हिप्नोटिक कंडीशन होती है, और उससे निकलने के लिए एक ही उपाय है कि डिवाइन फ्रेगमेंट अंदर का आत्मा तत्व है, उसको अगर हम पुकारते हैं और उसकी मदद मांगते हैं तो उसकी मदद मिलती है, तो ही हम फिर ये हिप्नोटिक स्पेल से बाहर निकल आते हैं। तो जिसको हम संसार कहते हैं वही ये हिप्नोटिक स्पेल ही है। संसार के अंदर हम इतने डूबे हैं, इसका कारण यही है कि हम वशीभूत है, हिप्नोटाइज हो गए हैं हर चीज़ से। संसार की एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर सब चीज़ों से हम हिप्नोटाइज होकर जीते हैं। सो कम्युनिकेशन सेटअप विथ आवर ओन डिवाइन फ्रेगमेंट इज सो इम्पेरेटिव। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे आत्म तत्व के साथ कम्युनिकेशन शुरू करें, उसके साथ में हम बातचीत करें, उसका मार्गदर्शन लें। तो उसके बिना ये जो चीज़ है उसके अंदर से हम बाहर, ये हिप्नोटिक कंडीशन से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। द सूत्रास एंड स्पेशली द टीचिंग्स बाय वर्ड ऑफ माउथ आर देयरफॉर सो वेरी एसेंशियल। तो ये सूत्रों का अभ्यास करना इसीलिए जरूरी है कि भाई किस तरह हम ये माया का प्रेशर है उससे बाहर आ सकते हैं, जो संसार में फंस गए हैं इससे बाहर आ सकते हैं। और उसके साथ में जो गुरु जो हमें वर्ड ऑफ माउथ, जो मौखिक रूप में जो बताते हैं, वो चीज़ भी ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस गुरु बताते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम इस माया का खेल या तीनों गुणों का खेल से हम बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ ये 13वां सूत्र समाप्त होता है। अब देखते हैं 14वां सूत्र। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म is due to the one-pointedness of the long prevailing effect producing cause, the unification of the modification of the chitta or mind stuck the thinking instrument। ये सूत्र 14वां है, केवलीय पाठ का है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। ये 4 शब्द है इस सूत्र के अंदर। परिणाम एकत्वात् मतलब कि परिणाम एक होने के कारण वस्तु तत्वम, वस्तु की एकता होती है। तो जैसे तारिया जी ने यहाँ बताया, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज ड्यू टू द वन पॉइंटेडनेस ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोज। मतलब कि जो वस्तुलक्षी रूप और आकार है वो अभी भी किसी का म्यूट नहीं हुआ है। तो वस्तुलक्षी रूप और आकार का जो प्रकटीकरण जो होता है वो दीर्घकालीन असर उत्पन्न करनारी एकाग्रता के परिणाम के कारण होता है, या तो कहे चित्तवृत्ति के संगठन के रूप में। तो ऐसे खाली इतनी डेफिनेशन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कि हमने देखा कि ये संसार जो है वो 3 गुणों की एक खेल ही है, रमत है। और संसार का मतलब पृथ्वी नहीं पर पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव फैला हुआ है। इस ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई भूलोक के अंदर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा है और रजस तमस थोड़े कम है, और भूवलोक में रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है और स्वलोक के अंदर सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है।
तो अस्तित्व में तीनों गुण फैले हुए हैं, गुणातीत जैसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ आत्म तत्व है वही गुणातीत है, मतलब गुण से परे है, क्योंकि आत्म तत्व जो है वो बाहर से आया है, तीन लोक की निपज नहीं है। वो आत्म तत्व तीन लोक से बाहर से आया है, इसलिए आत्म तत्व खुद जो है वो गुणातीत है। पर अस्तित्व के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ ये गुणों से लिप्त हुआ है, चीजें है। और आत्मा गुणातीत है, पर उसने प्रकृति का आवरण अपने आप में स्वैच्छिक रूप में ले लिया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा भी बंधन में आ गया है। हकीकत में आत्मा बंधन में है नहीं, पर उसने स्वैच्छिक रूप से ये तीनों गुणों की चादर जो है वो अपने ऊपर लिपट ली है। और इसी तरह सृष्टि के सब पदार्थ जो है वो भी ये तीनों गुणों के एकत्रीकरण से बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सत्व रजस से तमस के कारण। और कोई पदार्थ में सत्व ज़्यादा होता है, कोई में रजो ज़्यादा होता है, कोई में तमो ज़्यादा होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तो वैसे तो वो पत्थर की मूर्ति है, पर फिर भी वहाँ हमें एक सत्व गुण का एक अनुभव होता है, क्योंकि वो जगह है वो सत्व गुण से द्वारा उसके अंदर वहाँ सत्व गुण ज़्यादा फैला हुआ होता है। कोई और जगह जाते हैं तो वहाँ रजोगुण तमोगुण हमें ज़्यादा मिलता है। प्रकृति में जाते हैं तो वहाँ भी हमें सत्व गुण ज़्यादा मिलता है। तो कई जगहों पर सत्व रजस तमस इस तरह फैला हुआ होता है, पर कोई कॉम्बिनेशन के कारण जो परिणाम आने वाला है वो एक रूप के एक तत्व वाला होता है। जैसे कि एक शरीर जो है हमारा, तो शरीर जो है वो हर एक व्यक्ति का शरीर है वो कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे इस तरह मैंने अभी कहा था, इस तरह पृथ्वी तत्व उसमें ज़्यादा है तो वो तमोगुण से बना हुआ होता है। फिर उसके अंदर पृथ्वी से और जल तत्व भी है हमारे अंदर, जो लिक्विड ब्लड वगैरह है तो वो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। पांचों तत्व हमारे अंदर है। उससे ये शरीर और पूरी बॉडी ब्रेन सिस्टम, मतलब शरीर इंद्रिय मन सब कुछ जो है वो इन चीज़ों से बने होते हैं। तो ये पांच तत्व और तीन गुण, इसके कारण जो है वो ये सारा हमारा अलग अलग बॉडी है वो अलग अलग दिखता है, पर वो एक रूप के एक तत्व, उसका तत्व जो है वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व से ये बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर एक यूनिकनेस होती है। बीज होता है तो बीज के अंदर तीनों गुण छुपे होते हैं, और झाड़ पेड़ पौधे वगैरह जो होता है ये इसके अंदर भी इस तरह ही ये चीज़ें होती है। तो हर चीज़ जो है वो एक तत्व से बनी है। सब प्रकार के पेड़ जो बने हैं तो वो उसका एक, सब पेड़ों का एक तत्व कॉमन तत्व होता है। चाहे पेड़ किसी अलग अलग चीज़ का हो सकता है, पर उसका जो कॉमन तत्व है वो, क्योंकि वो सत्व रजस तमस का कोई कॉम्बिनेशन बना, इसमें से सभी प्रकार के वृक्ष बन गए। मनुष्य का शरीर तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बना कि सभी प्रकार के मनुष्य या प्राणियों का, कि हर चीज़ जो बनती है इसमें ये एक तत्व कोई कॉमन होता है, या कॉम्बिनेशन का कारण एक तत्व जो होता है उसके कारण ये बनता है। तो ये सूत्र के अंदर ये एक तत्व की बात है। ये तो सब चीज़ जो होती है वो परिणामकारी होती है, हमेशा इसका हर एक चीज़ का कुछ न कुछ परिणाम आता है, पर फिर भी हर एक के अंदर एक यूनिकनेस जो है एक वो हमेशा बनी रहती है। वो यूनिकनेस जो है वो एक तत्व वस्तु का तत्व है, हर वस्तु है उसका जो एक कॉमन तत्व है उसको एक तत्व कहते हैं। ये सत्व रजस तमस जो है उसको महर्षि पतंजलि प्रकाश क्रिया और स्थिति कहते हैं। तो सत्व है वो प्रकाश है, रजस है वो क्रिया है, और तमस है वो स्थिति है। उसको सक्रिय निष्क्रिय या तटस्थ भी कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ का सर्जन होता है वो क्रिया से होता है, और उसको अवरोध करता है वो स्थिति, मतलब कि तमोगुण। तो इस तरह ये
पूरी सृष्टि के अंदर इस तरह निर्माण होता है। और तावरिया जी अस्तित्व को अवेयरनेस के साथ भी जोड़ते हैं कि हर एक पदार्थ है ब्रह्मांड के अंदर का, उसके अंदर अवेयरनेस तो होती है, चाहे 1% से लेके 100% तक की जो अवेयरनेस की रेंज है। तो जिसको हम पत्थर कहते हैं, जड़ कहते हैं, लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, जड़ है, तो उसके अंदर भी कुछ अवेयरनेस तो होती है। जीरो अवेयरनेस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, ये बात खास तावरिया जी कहते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। The manifestation of the objective form is due to the one-pointedness of the effect producing cause. The awareness of I am can vary greatly in existence, and there are degrees in which lower life may not be at all aware. तो जो एक आई एम मतलब कि मैंपना की जो एक हमारे अंदर भाव होता है, या जो इसकी एक अवेयरनेस है, वो विविध प्रकार से पूरे अस्तित्व के अंदर अलग अलग रूप में, अलग अलग डिग्री के अंदर है। जैसा अभी हमने देखा, इस तरह 1 से लेके 100 तक अवेयरनेस, अलग अलग चीज़ों की अवेयरनेस हो सकती है। पर एक बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ मनुष्य को इस आई एम का जो है मैं हूँ, उसका जो अनुभव या मैं हूँ, उसकी अवेयरनेस सिर्फ मनुष्य के है। दूसरी जो लोअर लाइफ है, वो अपने बारे में अवेयर नहीं है। कुत्ता है या बिल्ली है, उसको ये पता नहीं है कि मैं हूँ, उसको कभी भी ये भाव नहीं आता कि मैं बिल्ली हूँ या मैं कुत्ता हूँ या मैं वो हूँ। उसके अंदर वो उसका एक एग्जिस्टेंस है, और वो एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व से वो जीता रहता है वो चीज़। पर मनुष्य जो है, उसके अंदर ये एक आई एमनेस, एक जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस का अनुभव सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की ही होता है। और इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट है इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि उसको अपनेपना का भान होता है, अपनेपना का एक अनुभव होता है, और वही अनुभव वो आगे ले जाके आत्म तत्व का भी फिर वो अनुभव बन सकता है। But normally human beings know that they exist when they pronounce I am. तो हम नॉर्मल कोर्स में तो जब मैं बोलते हैं तभी हमें मैं का अनुभव होता है। जबकि हम कोई बात करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये साधना की, तो जब मैं शब्द का उपयोग करते हैं तब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। उसके अलावा हम सेल्फ अवेयर बन नहीं सकते, चाहे हम विचारों में गुम हो जाते हैं या फिर कुछ जो कामकाज करते हैं उसमें डूब जाते हैं। जब हम स्थिति में होते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस का हमें अनुभव नहीं होता है। पर जब मैं शब्द का उपयोग जैसे ही करते हैं तो एक तरह एक हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। एट द हाइट ऑफ अवेयरनेस दिस इज शिफ्टेड टू द इनर स्पिरिचुअल मैन, एंड द एक्सटर्नल फिजिकल मैन में से शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ए शंकराचार्य से। तो ये शुरुआत में जो आई एमनेस की जो एक अनुभूति है या एक भाव है, वो हमारे फिजिकल बॉडी से चालू होता है। जब हम बोलते हैं कि मैं, तो ये शरीर से लेके हम बोलते हैं, और मन और शरीर और मन ये दोनों उसमें आते हैं। पर वही चीज़ आगे जाके जब आत्म तत्व तक वही चीज़ पहुँचती है, तो फिर व्यक्ति अपने अनुभव से कह सकता है शिवोहम, मतलब मैं ही शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। तो जैसे शंकराचार्य कहते थे शिवोहम शिवोहम, तो उन्होंने वो अंदर का जो शंकर, अंदर का जो शिव है, अंदर का आत्म तत्व है, उसका अनुभूति की थी। उसके साथ में उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं खुद ही ये शिव तत्व हूँ, इसलिए शिव अहम शिवोहम, तो शिव अहम मैं ही हूँ, ये अनुभव से वो कहते हैं। But here the sutra implies that as long as one remains conscious of the physical self only, it is not enough to have a mental concept through reading or hearing of higher knowledge. तो ये इतना फिर काफ़ी नहीं है। चलो हम इतनी सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर है कि जब मैं बोलते हैं
तो हमें एक मैं की अनुभूति होती है, पर इतना काफ़ी नहीं है। उसके लिए फिर उसको आगे साधना ले जाके वो आत्मा तत्व को पहुँचना पड़ता है। पर कोई भी आप रीडिंग या फिर कोई जो आप सुनते हैं या कुछ भी दूसरा कुछ अनुभव करते हैं या मेंटल कंसेप्ट होता है, उसके कारण ये शिव ओम का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है। को इसके लिए सिर्फ और सिर्फ साधना ही एक ये इसका अनुभव करा सकती है। टिल सच टाइम एज द आई एम अवेयरनेस गिव्स वे टू thou art the only and I am but an instrument, the chain of birth and death will continue and will require a body brain system। तो जब एक स्थिति आती है, जब ये स्थिति के ऊपर व्यक्ति पहुंचता है, तब फिर वो कहता है कि सिर्फ तू ही है और मैं तो तेरा इंस्ट्रूमेंट हूँ, तेरा साधन हूँ। तो यहाँ तक कि हमें अवेयरनेस को डेवलप करना है, सिर्फ मैं तक रुक नहीं जाना है, पर फिर ये अनुभूति होनी चाहिए कि सब कुछ तू ही है और जो कुछ मैं करता हूँ वो तेरे एक साधन के रूप में करता हूँ, तेरा साधन हूँ और इस तरह मैं ये सब कर रहा हूँ या जी रहा हूँ। तो यहाँ तक हमें अवेयरनेस को हमें ले जाना है, तब फिर जाके ये बर्थ एंड डेथ का जो चक्कर है वो रुक सकता है, वरना फिर ये कंटिन्यू रहता है। द यूनिकनेस एकत्वत referred to in the sutra pointed to that particular combination of gunas which only would create a particular object and which would also point at the essence subsisting. Try to find a meaning, the why and this last point of yourself। तो जो यूनिकनेस होती है, एक अद्वितीयता व्यक्ति के अंदर होती है, तो उसमें ये सूत्र जो बताता है कि ये कॉम्बिनेशन, जो तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन के कारण हमारे अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक निर्माण होता है, एक निश्चित प्रकार का एक पदार्थ जिसको कहते हैं वो। और वो जो है वो उसकी उसके इस पदार्थ के कुछ लक्षण भी, अनिवार्य लक्षण जो होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन, मानो कि कोई कॉम्बिनेशन जो है सत्व रजस तमस से एक पदार्थ बना, मानो कि कोई ग्रह बन गया, मंगल का ग्रह बन गया, तो वो जो है वो निश्चित प्रकार का कॉम्बिनेशन से बना है। अब मानो कि इसके अंदर रजोगुण ज़्यादा है, मंगल ग्रह बना मार्स, तो उसके अंदर रजोगुण भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर की लाक्षणिकता क्या होगी, उसके अंदर एग्रेसिवनेस, उसके अंदर जोश वगैरह जो है वो उसका एक लक्षण बनेगा। तो इस पॉइंट के अंदर इस संदर्भ में ये उन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुणास विच ओनली वुड क्रिएट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो कुछ कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये कोई ग्रह बन गया, एंड वुड ऑल्सो पॉइंट एट दिस एसेंस सबसिस्टिंग, तो उसका कोई अनिवार्य लक्षण भी होता है। तो हर व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति का भी इस तरह जो ये बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसके अंदर भी एक कुछ न किसी प्रकार की एक लाक्षणिकता प्रकट होती है। तो इस संदर्भ में हमें इसको समझना है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ सूत्र 13 earlier, the impossibility of understanding the operation of various laws of nature, a human being as helpless as lower life। तो ये कुदरत के कानून है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए जैसे लोअर लाइफ होती है, प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, उसको कुछ कुदरत के लॉज का कुछ नियमों का भान नहीं होता है, इसलिए वो हेल्पलेस ले। इसी तरह हम भी जो है वो हेल्पलेस है, क्योंकि कुदरत के कानून किस तरह काम करते हैं। आज मैंने एक काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, तो उसका क्या परिणाम आएगा, कब परिणाम आएगा, कैसे आएगा, तो ये कुदरत के कानून के ऊपर निर्धारित होते हैं। पर वो कानून किस तरह काम करते हैं वो हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम हेल्पलेस हैं।
human intelligence, which comprises a very nature possibility of small segment of all true knowledge, does not enable a human being to fathom. Besides, the vastness itself is incomprehensible. तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मानवीय बुद्धि जो है, वो सच्चे ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा की जानकारी पाने की कम संभावना होती है। तो एक ज्ञान का छोटा सा हिस्सा जो है वो भी ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो उसकी जानकारी पाने की उसको संभावना बहुत कम है। और वो उसको गहराई से समझने के लिए वो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो सक्षम नहीं होती है। तो सच्चा ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा जो वास्टनेस है, जो विशालता है, वो भी अकल और गहन होती है। तो ये भी यहाँ भी ये सूत्र समाप्त होता है। अब दो सूत्र ले लेते हैं, 16 एंड 17। 16 सूत्र, द मैनी मॉडिफिकेशंस ऑफ the one mind produce the diverse forms which depend for existence upon those many mind impulses। तो अब जो सूत्र आता है उसके अंदर पदार्थ और चित्त का क्या संबंध है उसके बारे में बताता है। ये थोड़ा लंबा सूत्र है संस्कृत में। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत अप्रमाणकम तदा किम स्वात्। वस्तु मतलब बाह्य पदार्थ, न च एक चित्त तंत्रम, कोई एक चित्त के अधीन नहीं है। तो कोई पदार्थ जो है वो चित्त के अधीन नहीं है, एक पदार्थ के एक चित्त के अधीन नहीं है। तथा अप्रमाणकम, प्रमाण वगैर की या चित्त वगैर की, तद उस काल में किम स्यात्, क्या हो सकता है। मतलब कि उसमें जो कहते हैं कि एक मन जो है, वैश्विक मन चित्ती, उसमें से बने हुए अनेक मन भिन्न भिन्न प्रकार के रूप और आकारों को पैदा करते हैं। तो चित्ती जो है, हमारा जो मन बनता है, हजारों लाखों करोड़ अरबों व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति का एक मन है। तो अरबों मन जो है वो चित्ती से बना हुआ है, चित्ती से अरबों मन बन गए हैं और वो रूप और आकार भिन्न भिन्न प्रकार के पैदा कर सकते हैं। और उसका अस्तित्व के लिए उसका आधार जो है वो इम्पल्स है। अंदर जो इम्पल्स आता है उसके ऊपर वो चीज़ रूप किस प्रकार का रूप और आकार लेगी, उसका आधार इसके ऊपर है। तो ये सूत्र थोड़ा समझना मुश्किल है, पर इतना समझना है कि चित्ती जो है वो चित्ती ने हमारे जितने भी मनुष्य इतने मन बनाए हैं और मन द्वारा ही हम जीवन को जीते हैं और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। और मन किस तरह काम करता है तो वो हमें धीरे धीरे करके हमें समझ में आते हैं। और इसके लिए बात यही है कि हम जो पूरी थिंकिंग प्रोसेस है वो जानते हैं कि इम्पल्स जो है वो 5 इंद्रिय द्वारा हमारे अंदर आता है और वो दिमाग में जाता है, वहाँ उसकी स्मृति जो पड़ी है उसके अनुरूप उसको मिलता है और फिर उसके द्वारा विचार बनता है और जो चीज़ हम देखते हैं उसकी पहचान होती है। और वहाँ जब विचार बनता है उस समय अंदर एक अभिरुचि अंदर शामिल होती है। अभिरुचि मतलब जो हमारा लाइक डिसलाइक है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ है वो IESM केंद्रों पर आधारित है। तो IESM केंद्रों पर जब विचार आता है तो वहाँ फिर IESM केंद्रों के अंदर जो चीज़ अभिरुचि पड़ी है इस तरह वो उसके अंदर ऐड होती है और फिर हम इस तरह क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये इस तरह हमारा मन जो है वो अनेक रूप और आकारों को जन्म देता है। हम बाहर कुछ देखते हैं और फिर अंदर एक क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो वो मन उस प्रकार का रूप उसको दे देते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। We have noted that when a person achieves yoga, an objective universe ceases to be
for that individual. But till such a state comes about, the individual does experience the universe by or through his mind modification and memory. This had continued for innumerable births. Modifications are many, but mind, the flowing individual mind, is one. When knowledge and higher yoga experience replace avidya, then finally all modifications are set aside, all illusory. तो जब व्यक्ति योग की प्राप्ति करता है तो जो ये ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, जो ये भौतिक जगत जो उसको दिखाई देता है, वो बंद हो जाता है। तो ये तो एक बहुत पहले ये सूत्र आ चुका है जिसके अंदर हमने डिटेल में बात की है कि जो व्यक्ति ने आत्म तत्व को जान लिया, फिर वो उसके लिए ये बाहर का जगत जो है जैसे ये समाप्त हो जाता है। तो उसकी आँख खुली है फिर भी वो देखता नहीं है, क्योंकि वो उस समय अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ जाता है। तब फिर ये बाहर का जगत जो है वो सीध हो जाता है, बंद हो जाता है। पर इस स्थिति के ऊपर हम पहुँचते हैं तब तक मतलब अनेक जन्म हमें इस लेने पड़ते इस स्थिति पर पहुँचने के लिए। और तब तक हमें जो ये है मन की वृत्तियों और उसकी मेमोरी है, उसके द्वारा इस जगत का अनुभव हमें करते रहना पड़ता है। दिस हैज कंटिन्यूड इननंबरेबल बर्थ। तो उसके लिए अनेक जन्मों तक ये सब चालू रहता है। और एक बात समझ में ये है कि मन तो सिर्फ एक है, पर मॉडिफिकेशंस या वृत्ति जो है वो अनेक है। तो वृत्ति निरंतर बनती रहती है। हमारा चित्त तो एक ही है, पर हर समय चित्त में से कुछ न कुछ निकलता है और वृत्ति बनती रहती है। तो इस तरह हमारा जो इंडिविजुअल माइंड जो है वो एक है, और वो एक माइंड जो है वो अनेक प्रकार के रूपों को भी निर्माण करता है। जब हायर योगा प्रैक्टिस और ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं, तब फिर अविद्या जो है वो हमारे अंदर से निकल जाती है, और फिर जो ये चित्तवृत्ति का खेल है, जो भ्रामक है, वो भी सब शांत हो जाता है। यूनिवर्स, नेचर, एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स आर ऑल बेस्ड ऑन अनडेविएटिंग लॉज। ये अनडेविएटिंग लॉज है, अचल लॉज है, नियम है। तो वो चाहे ब्रह्मांड हो, प्रकृति हो, अस्तित्व हो, वस्तु हो, घटना हो, सबके पीछे एक कोई न कोई एक कारण होता है, कुदरत का एक कानून काम करता रहता है। द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फंक्शनिंग फ्लोजलेसली। तो ये हमारा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, वो उसको समझना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है, इस तरह वो अंदर काम करता है, और उसके अंदर कोई खामी भी नहीं है, खामी वगैरह वो काम करते रहता है। ये हमारा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। एट एवरी मोमेंट एंट्रीज आर कंटिन्यूसली मेड इनटू इट थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ द IESM सेंटर्स। तो ये जो हर समय जो इम्पल्सिस अंदर आते हैं और फिर मेमोरी के साथ मिलके वो IEM सेंटर के ऊपर जाते हैं, और वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका पंजीकरण होता है। द फाइनल डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन द परमानेंट सीड एटम, रिफर टू द इंटेंसिटी चार्ट इन अपेंडिक्स 2 एट द टाइम ऑफ डेथ टू बी द लिंक फॉर फ्यूचर बर्थ। तो हर चीज़ का जो है वो रिकॉर्डिंग अंदर होता रहता है। मतलब IESM के अंदर जो है वो घड़ी की तरह कांस्टेंट काम करते रहते हैं। और हमने जो सत्वगुण का काम किया या रजोगुण का काम किया या तमोगुण का काम किया, इसका हमेशा एक रिकॉर्डिंग रहता है। और जब हमारा लास्ट में जब डेथ होता है, तब इसके अंदर से उसका क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलती है, मतलब इसका जो टोटल है वो क्या है, वो हम
एक सेकंड। कुंदन बेन को डिलीट करना पड़ा। तो ये इस तरह का जो है वो रिकॉर्डिंग हमेशा रहता है सत्व रजस तमस का, और जब हम जन्म लेते हैं तब फिर उसको इसके आधार पर हमारा नया जन्म बनता है। द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ कॉस्मिक माया क्रिएटिव प्रेशर थ्रू द कॉस्मिक माइंड एंड द इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड मेक्स ब्रेन एंड सेंसेस वर्क so helplessly that the education and wisdom of a person is washed away as by a tidal wave। तो हमारे ऊपर हमेशा एक कॉस्मिक माइंड का एक प्रेशर रहता है, जिसको माया कहते हैं। माया का कॉस्मिक माया का एक प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर रहता है, और उसके साथ में कॉस्मिक माया जो है वो हमारे अंदर कॉस्मिक माइंड बन जाती है, और कॉस्मिक माइंड के अंदर हमारे अंदर एक माया का जो प्रेशर रहता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है वो प्रेशर कि हमारा सब ज्ञान जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब हम इसी स्थिति में आते हैं, क्रिटिकल स्थिति में आते हैं, तो जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ ज्ञान है, जो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो सब वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि वो इसका माया का प्रभाव इतना है कि वो हमें सब कुछ भुला देता है, और फिर हम जो है वो प्रतिक्रिया, इस तरह की गलत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। Impulses create further impulses, and a dialogue of impulses attack the human body-brain system simultaneously at the rate of 30,000 impulses per pulse beat or even higher। तो इम्पल्स के ऊपर इम्पल्स आते ही जाते हैं, जैसे एक धोधमार बारिश कैसे होती है, इस तरह इम्पल्स कभी भी रुकता नहीं है, एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। और एक सेकंड के अंदर तो 30,000 टाइम्स ये इम्पल्सिस अंदर आ जाते हैं, और वो उसका इतना सारा एक प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, और उसके अंदर से हम फिर विचार वगैरह जो बनते रहते हैं निरंतर। हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता। उसका कारण यही है कि इतने सारे इम्पल्सिस आते हैं, तो फिर मन को शांत होने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता है। हाउ इज ह्यूमन बीइंग टू कोप विद दिस मॉन्स्टरियस अटैक डे इन एंड डे आउट। तो इसके किस तरह निपटा जाए? इतना सारा जब एक बॉम्बार्डमेंट होता है, तो उससे मॉन्स्टरियस एक जो अटैक आता है, वो उसको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ इज वन इंसुलेट वन सेल्फ, उसको व्यक्ति इससे किस तरह अलग हो सकता है? फ्रॉम वेयर इज वन टू रिसीव द ट्रू नॉलेज फॉर शास्त्रास ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन टेम्पर्ड विथ। हाउ टू बी डिजर्विंग टू हियर first and from the transcendental master within. These and many thoughts are hinted at by the sutra। तो कहीं से भी हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। इवन शास्त्र का हम देखते हैं तो शास्त्र भी टेम्पर हो चुके हैं, उसके ऊपर भी अनधिकृत उसमें फेरफार किए गए हैं। तो ऐसी कोई रिलायबल चीज़ नहीं है जहाँ से हम ज्ञान को प्राप्त करें, फर्स्ट हैंड ज्ञान को प्राप्त करें, सिवाय कि अगर ट्रांसेंडेंटल मास्टर हमारा अंदर का गुरु है, वो कुछ सिखाता है, तो ही वो फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें मिल सकता है। तो इस सूत्र से ये सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है। अब लास्ट सूत्र भी पढ़ लेते हैं ताकि ये बुक खत्म हो जाए, और नेक्स्ट टाइम फिर हम दूसरी बुक का रीडिंग करेंगे। तो अंतिम सूत्र है, दिस फॉर्म्स आर कॉग्नाइज और नॉट कॉग्नाइज अकॉर्डिंग to the qualities latent in the level of awareness। तो लास्ट सूत्र में क्या कहते हैं? ये जो है वो चित्त की जागृति की कक्षा के बारे में ये सूत्र है। संस्कृत में तत् उपराग उपेक्षितवात चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। वस्तु मतलब बाह्य पदार्थ, रूप, आकार। ज्ञात अज्ञातम मतलब चित्त द्वारा
कभी जान सकते हैं, कभी न भी जान सकते हैं। चित्तस्य मतलब चित्त, तद उपराग अपेक्षितवाद मतलब वस्तु की छाप, प्रतिबिंब की अपेक्षा होती है। तो तावरिया जी जो यहाँ जो कहते हैं, दिस फॉर्म्स आर कॉग्नाइज और नॉट कॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज लेटेंट इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस। मतलब कि जागृति की कक्षा के अंदर जो उसके गर्भित गुण होते हैं, उसके अनुरूप ये रूप आकार को हम जान सकते हैं या नहीं भी जान सकते हैं। इस तरह इसमें ये सूत्र कहता है। आगे पढ़ते हैं। द पॉइंटर इन मोस्ट ऑफ द अर्लियर सूत्रास नाउ सरफेसिस इन दिस सूत्र एज द क्वालिटीज लेटेंट इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो आगे के जो सूत्र है वो उसका भी एक सरफेस के ऊपर वो व्यक्त होता है। यहाँ एक इस सूत्र के अंदर कैसे व्यक्त होता है कि द क्वालिटी लेटेंट इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है उसके अंदर जो ये गुण जो है वो गुण इसके अंदर छुपे हुए होते हैं। वी कैन इक्वली से द क्वालिटीज लेटेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो लेवल ऑफ अवेयरनेस के बदले में हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम जो है वो ये क्वालिटीज इसके अंदर किस तरह की पड़ी है वो हम जान सकते हैं। द पॉइंट टू नोट इज दैट फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो हैव लेटेंट क्वालिटीज बट दे आर पावरलेस इफ द लेवल ऑफ अवेयरनेस इज टेकन केयर ऑफ। दिस सटल पॉइंट इज हिडन इन द सूत्र। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है, हर एक रूप और आकार होता है कोई भी चीज़ का, उसके अंदर भी ये लेटेंट क्वालिटीज, ये गुणों की जो छाप है उसके अंदर वो हमेशा होती है। और जब हम अवेयरनेस का लेवल बढ़ा देते हैं तो फिर वो पावरलेस हो जाते हैं। मतलब कि ये तीन गुण जो है फिर हमारे ऊपर काम नहीं करते हैं। इतनी अवेयरनेस को हमें बनाना है। दिस सटल पॉइंट इज हिडन इन द सूत्र। इंडीड द लेवल ऑफ अवेयरनेस इटसेल्फ इज पावरलेस। ये तो यहाँ कहते हैं कि अवेयरनेस का लेवल जो है वो भी पावरलेस है। इंडिविजुअल माइंड अवेयरनेस कैन नॉट फेडम माया क्रिएटिव अवेयरनेस ऑफ कॉस्मिक माइंड। इट रिक्वायर्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम awareness, that is the energy of essence of consciousness of first grade of a higher order to decode the code of every structure and sanskara. It is difficult to explain. तो अवेयरनेस क्यों पावरलेस है? क्योंकि जो इंडिविजुअल माइंड की अवेयरनेस ये जान नहीं सकती, ये इसकी गहराई जान नहीं सकती कि कॉस्मिक माइंड की अवेयरनेस जो है वो कितनी गहरी है। तो उसको जानने के लिए उसको कोई एक और प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, और वो भी फर्स्ट ग्रेड की होती है। तब फिर ये माया क्रिएटिव अवेयरनेस जो है कॉस्मिक माइंड की, उसको हम जान सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ सूत्र 16 अबोव, द मॉडिफिकेशंस आर कॉग्नाइज्ड एंड लाइफ इज लिव्ड depending on the level of awareness and the progress of the individual's inner evolution.